हेलो फ्रेंड्स, द रियल इनसाइड स्टोरी में आपका स्वागत है। आज हम हिंडनबर्ग रिसर्च की रिपोर्ट में अदानी समूह पर लगाए गए सारे आरोप और उन पर अदानी के जवाब पर बारीकी से विश्लेषण करेंगे। हम जानेंगे कि हिंडनबर्ग रिसर्च ने अपने 106 पेज के रिपोर्ट में अदानी समूह के खिलाफ क्या सनसनीखेज आरोप लगाए हैं और वो कौन से 88 सवाल हैं जो हिंडनबर्ग ने अदानी से पूछे हैं। वहीं अदानी समूह ने इसका क्या जवाब दिया है, दोनों में कौन सही है और कौन गलत, इसका सटीक विश्लेषण आज हम करेंगे। क्या अदानी पर लगे आरोप सही हैं? क्या अदानी समूह इस एक रिपोर्ट की वजह से डूब जाएगा यानी दिवालिया हो जाएगा? अदानी समूह में पैसा लगाने वालों का क्या होगा? एलआईसी और एसबीआई क्या डूब जाएंगे? एसबीआई और एलआईसी के निवेशकों पर इसका क्या असर पड़ेगा? शुरू करने से पहले अगर आप नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और दोस्तों में शेयर करें और हाँ, बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि आपको हर बार हमारा नया वीडियो सबसे पहले मिले। दोस्तों, हमारे पिछले वीडियो में बहुत ही डिटेल में हिंडनबर्ग रिसर्च कंपनी के बारे में बताया गया है। वो कैसे काम करता है, कैसे मुनाफा कमाता है, अब तक कितने रिपोर्ट निकाल चुका है और उनका अंजाम क्या हुआ है। इस वीडियो का लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है और आप उसे देख सकते हैं। अब आते हैं अदानी समूह पर जारी किए गए हिंडनबर्ग रिसर्च के रिपोर्ट पे। 24 जनवरी को हिंडनबर्ग रिसर्च ने 106 पेज का रिपोर्ट प्रकाशित किया जिसने दुनिया भर में तहलका मचा दिया है। हिंडनबर्ग रिसर्च के इस रिपोर्ट ने अदानी समूह में बड़ी खामियां निकाली हैं और सीधे तौर पे 88 सवाल अदानी से पूछे हैं। रिपोर्ट का टॉपिक ही था अदानी ग्रुप, हाउ द वर्ल्ड्स थर्ड लार्जेस्ट मैन इज पुलिंग द लार्जेस्ट कॉन इन कॉर्पोरेट हिस्ट्री, यानी दुनिया का तीसरा सबसे अमीर आदमी कैसे कॉर्पोरेट इतिहास की सबसे बड़ी ठगी कर रहा है। हिंडनबर्ग को इस रिसर्च रिपोर्ट को बनाने में 2 साल लगे और इसके लिए बहुत सारे देशों में जाना पड़ा और तफ्तीश करना पड़ा। हजारों दस्तावेज को खंगालना पड़ा, अदानी कंपनी के मौजूदा और पुराने एम्प्लॉयज से बात करना पड़ा और उसके कड़े रिसर्च के बाद ही रिपोर्ट जाहिर किया गया है। इस 106 पेज के रिपोर्ट में हिंडनबर्ग रिसर्च ने सीधे खुलासा किया है कि उसने अदानी समूह के लिस्टेड कंपनियों के खिलाफ शॉर्ट पोजीशन लिया है। शॉर्ट सेलिंग के चलते कंपनी के शेयर प्राइस जितने ज्यादा गिरेंगे उतना ज्यादा हिंडनबर्ग रिसर्च को फायदा होगा। पर हिंडनबर्ग के इस रिपोर्ट के चलते अदानी समूह के सभी कंपनी के शेयर प्राइस में तबाही मच गई है, जिसके वजह से पूरा शेयर बाजार बुरी तरह से हिल गया है। इसका असर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, जिसने अदानी समूह को लोन दिया है और अदानी समूह में एसबीआई ने निवेश भी किया है, उसके शेयर प्राइस पर पड़ा है और साथ ही एलआईसी, जिसने भारी निवेश किया है, उसके शेयर पर भी सीधा असर पड़ा है। रिपोर्ट के सार्वजनिक होते ही गौतम अदानी का नाम 10 दिन में ही दुनिया के तीसरे सबसे अमीर आदमी के स्थान से गिर के 17वें नंबर पे आ गया है। उनका नेटवर्थ $126.4 बिलियन से घटकर अब $61.9 बिलियन ही रह गया है। अदानी समूह को भारी नुकसान हुआ है और जिससे उनके कंपनी के शेयर्स के भाव इतने ज्यादा नीचे आने लगे हैं कि उनमें लोअर सर्किट लगाना पड़ गया। लोअर सर्किट का मतलब ये हुआ कि अगर आप अदानी कंपनी के शेयर उसके नीचे के दाम में बेच के निकलना चाहो तो आप निकल नहीं सकते। आइए जानते हैं हिंडनबर्ग रिसर्च के रिपोर्ट में अदानी पर क्या आरोप लगाए गए हैं। हिंडनबर्ग का आरोप है अदानी के ऊपर भारी लोन है। 2019 तक अदानी का नेटवर्थ लगभग $20 बिलियन था। इसमें पिछले 3 वर्षों में ही $100 बिलियन का इजाफा हुआ है, वो भी मंदी और कोरोना के समय में। और हिंडनबर्ग के हिसाब से ये ऐसा पिछले 3 वर्षों में अदानी के 7 लिस्टेड कंपनी के शेयर प्राइस के असामान्य तरीके से बढ़ने से हुआ है। सवाल यह है कि ऐसा कैसे हो पाया जबकि बाकी सभी कंपनी का भारत में इस कार्यकाल के दौरान इतना तेजी से ग्रोथ नहीं हुआ और ना ही शेयर बाजार खुद इतनी तेजी से बढ़ा है। इसका जवाब है डेट फ्यूल्ड ग्रोथ, यानी अदानी ने बड़े पैमाने पे कर्ज यानी डेट लिया है और उसे वापस अपनी कंपनी में इन्वेस्ट किया है, जिसकी वजह से उसके शेयर प्राइस में भारी उछाल आया है। अगर आप कंपनी के फाइनेंशियल हेल्थ के बारे में जानना चाहते हैं तो इस चार्ट को देखें। करंट रेशियो का फॉर्मूला है करंट एसेट्स ओवर करंट लायबिलिटीज, यानी मेरे पास कुल एसेट्स कितने हैं और मेरी लायबिलिटीज यानी खर्चा या उधार कितने हैं। अगर करंट रेशियो 1 है तो इसका मतलब ये है कि कंपनी अपने लायबिलिटीज या उधार को आसानी से चुका सकती है, पर अगर ये 1 से कम चला गया तो ये कंपनी के लिए परेशानी का कारण बन सकता है। अदानी ग्रीन में करंट रेशियो 0.5 है, यानी शॉर्ट टर्म में अगर जरूरत पड़ जाए तो कंपनी अपने लायबिलिटी पूरे नहीं कर सकती है। हिंडनबर्ग के हिसाब से
चिंताजनक बात यह है कि अडानी के 7 कंपनी में से 5 में करंट रेशियो 1 से कम है, जो कि खतरे की घंटी है, जिसके वजह से अगर शॉर्ट टर्म में लायबिलिटीज चुकाना पड़े तो पूरा अडानी समूह खतरे में पड़ सकता है। हिंडनबर्ग का आरोप यह भी है कि प्रमोटर्स ने अपने स्टॉक को गिरवी रखा है। आरोप यह है कि अदानी ने अपने कई कंपनी में प्रोमोटर्स का स्टॉक गिरवी रख के लोन लिया है, जो कि चिंता का कारण है। अदानी समूह के प्रमोटर्स यानी अदानी परिवार के सदस्यों ने अपना स्टॉक बैंक में गिरवी रख के लोन लिया है। ये अच्छा संकेत कंपनी के लिए नहीं है, क्योंकि इससे ये पता चलता है कि कंपनी के ऊपर कितना उधार है और कंपनी का काम करने का तरीका भारी जोखिम भरा है। आरोप ये भी है कि अदानी समूह एक फैमिली बिजनेस है। अदानी परिवार का वर्चस्व अदानी समूह पर है और कंपनी के शीर्ष पद पर अदानी परिवार के 8 लोग हैं। इस तरह अदानी के प्रोमोटर्स, जो कि अदानी परिवार के सदस्य हैं, उसके पास 75% शेयर है और उसका ही फैसला कंपनी में चलता है। हिंडनबर्ग के रिपोर्ट में आरोप लगा है कि अदानी ने स्टॉक मैनिपुलेशन किया है, यानी अपने स्टॉक्स के प्राइस में हेराफेरी किया है। अदानी समूह पूरे स्टॉक होल्डिंग पैटर्न का गलत फायदा उठा रहा है और कई शेल यानी फर्जी कंपनी द्वारा अदानी के शेयर खरीदे जा रहे हैं। आरोप यह भी है कि अदानी बहुत ही छोटे फ्लोट को मेंटेन कर रहा है। आइए जानते हैं कैसे अदानी स्टॉक के दाम को बढ़ाता है। यानी अदानी परिवार के सदस्य, जो कि कंपनी के प्रोमोटर हैं, उनके पास लगभग 75% होल्डिंग कंपनी का है। मतलब प्रोमोटर के पास कंपनी के 75% शेयर हैं और बाकी के 25% माना जाता है कि बाहरी लोगों का होगा, जिनमें FII, DII और आम जनता शामिल है। अब जानते हैं स्टॉक का भाव कैसे घटता बढ़ता है। ये पूरी तरह से डिमांड और सप्लाई पे निर्भर करता है। उदाहरण के लिए, अगर स्टॉक का डिमांड बहुत ज्यादा है पर कोई स्टॉक बेचना नहीं चाहता, तब उस केस में स्टॉक का प्राइस बढ़ जाएगा। हिंडनबर्ग के हिसाब से अदानी ग्रुप सालों से स्टॉक मैनिपुलेशन और अकाउंटिंग फ्रॉड कर रहा है। अदानी समूह ने टैक्स हेवन कहे जाने वाले देश जैसे कि मॉरिशियस, UAE और केमन आइलैंड में ऑफशोर शेल कंपनी यानी फर्जी कंपनियां खोली हैं। गौतम अडानी के बड़े भाई विनोद अडानी ऐसी कई शेल कंपनी को चलाते हैं जिनके कोई भी ऑपरेशंस नहीं है, इनका कोई कॉर्पोरेट प्रेजेंस भी नहीं है और जिनके कोई एम्प्लॉय भी रिपोर्ट नहीं किए गए हैं। विनोद अडानी इन कंपनी के द्वारा अडानी समूह के कंपनी में भारी इन्वेस्टमेंट करते हैं और भारी खरीदी का प्रेशर बनाते हैं और कंपनी के स्टॉक प्राइस को बढ़ाते हैं। हिंडनबर्ग रिसर्च के रिपोर्ट के हिसाब से एक शेल कंपनी जिसका नाम मॉन्टीरोसा इन्वेस्टमेंट होल्डिंग्स है, ये 5 और कंपनी को चलाती है, जिनके नाम APMS इन्वेस्टमेंट फंड, क्रेस्टा फंड, LTS इन्वेस्टमेंट फंड, LTS इन्वेस्टमेंट फंड, अल्बुला इन्वेस्टमेंट फंड और लोटस ग्लोबल फंड है। और इन कंपनियों ने अदानी में अच्छा खासा पैसा इन्वेस्ट किया है और स्टॉक्स लिए हैं। और ये देखने वाली बात है कि इन कंपनियों का सिर्फ और सिर्फ अधिकतम इन्वेस्टमेंट अदानी समूह की कंपनियों में ही है और कहीं नहीं है। आरोप यह भी है कि अदानी समूह के सभी कंपनियों में प्रोमोटर ग्रुप होल्डिंग मैक्सिमम लिमिट टच कर चुका है, जो कि 75% है। हिंडनबर्ग का यह भी दावा है कि 75% के ऊपर भी ऐसी कई कंपनियां हैं जो कि अदानी समूह से जुड़ी हुई हैं और जिसकी वजह से प्रोमोटर ग्रुप की होल्डिंग 75% से भी ज्यादा है और सेबी द्वारा दिए गए 75% मानक को भी पार करता है, जो कि नियमों का उल्लंघन है। यानी प्रमोटर का 75% शेयर होल्डिंग कंपनी में है। शेल यानी जाली कंपनी का 10% कंपनी में स्टॉक है, जो कि प्रमोटर द्वारा ही कंट्रोल किया जाता है। यानी असल में अदानी कंपनी में फ्लोट सिर्फ 15% के आसपास है। यानी फर्जी शेल कंपनी द्वारा स्टॉक्स को खरीदवा के और कंपनी में पूरी तरह से अपना वर्चस्व बना के फ्लोट को कम किया जा सकता है, जो कि अदानी के प्रोमोटर्स कर रहे हैं। इस तरह से अदानी परिवार सप्लाई को कंट्रोल करता है, जिसकी वजह से स्टॉक का दाम ज्यादा हो गया है और जिसकी वजह से प्राइस बहुत ज्यादा बढ़ गया है, जिसे राउंड ट्रिपिंग ऑफ कैश कहा जाता है। इन बातों की वजह से हिंडनबर्ग रिसर्च के मुताबिक अदानी की सारी कंपनियों के शेयर प्राइस ओवर वैल्यूड है और ये लगभग 85% ओवर प्राइस्ड है। जैसा कि हिंडनबर्ग ने अपने रिपोर्ट में आरोप लगाया है कि अदानी के 7 में से 5 कंपनी का करंट रेशियो 1 से कम है, यानी कि कंपनी के पास उतने एसेट्स भी नहीं है कि वो अपने शॉर्ट टर्म लायबिलिटीज को पे कर सके। कंपनी का वैल्यूएशन भी हाई है और उनके डेट यानी लोन भी ज्यादा है
उस पे प्रोमोटर्स अपने शेयर्स गिरवी रख के उस पे और लोन ले रहे हैं। ये फाइनेंशियल प्रैक्टिस के हिसाब से कंपनी के लिए गलत है। यानी अदानी ग्रुप कंपनी के शेयर्स को प्लेज करके डेट रेस कर रहा है। एक कंपनी भी दूसरे कंपनी के शेयर्स को खरीद सकती है, लेकिन जब ये कंपनी ज्यादा कैश के साथ ओपन मार्केट से शेयर्स खरीदती हैं, जिन शेयर्स की अवेलेबिलिटी पहले से ही मार्केट में कम है, तो शेयर प्राइस और तेजी से बढ़ता है। हिंडनबर्ग का आरोप है कि कुछ इस तरह से अदानी की कंपनी एक दूसरे को फायदा पहुंचाने के लिए काम करती हैं। कंप्लायंस इश्यूज से लेके कॉर्पोरेट मिसगवर्नेंस जैसे बड़े आरोप भी अदानी समूह पे हिंडनबर्ग ने लगाए हैं। हिंडनबर्ग रिसर्च के रिपोर्ट के हिसाब से अदानी समूह के मैनेजमेंट पर पहले भी कई आरोप लग चुके हैं और उन्हें गलत यानी अनैतिक काम में दोषी पाया गया है। राजेश अदानी, जो कि अदानी एंटरप्राइज के मैनेजिंग डायरेक्टर हैं, वो एक धोखाधड़ी के केस में जेल जा चुके हैं। वो टैक्स चोरी में भी पकड़े जा चुके हैं। उन्हें 2 बार हिरासत में लिया जा चुका है। गौतम अदानी के साले समीर वोरा, जो कि अदानी ग्रुप में बड़े पद पर हैं, वो भी डायमंड ट्रेडिंग स्कैम यानी हीरे के धांधली में शामिल थे। हिंडनबर्ग के रिपोर्ट में यह सवाल उठाया गया है कि कंपनी के मैनेजमेंट में शीर्ष पद पर बैठे लोगों पर धोखाधड़ी और जालसाजी के आरोप पहले भी लग चुके हैं। ऐसे में उन्हें अदानी समूह में शीर्ष पद कैसे दिया गया है? हिंडनबर्ग का आरोप यह भी है कि अदानी कंपनी ने जिन ऑडिटर्स से ऑडिटिंग करवाया है, वो बहुत ही छोटी फर्म है, जिसमें ना तो अधिक एम्प्लॉय हैं और इसके डायरेक्टर भी गिने चुने हैं, जिनकी उम्र भी अधिक नहीं है और ना ही उन्हें ज्यादा अनुभव है। इस फर्म को किसी बड़े बिजनेस हाउस के ऑडिटिंग का अनुभव भी नहीं है, जबकि अदानी भारत का जाना माना बिजनेस हाउस है। ये भी संदेह को और गहरा करता है। अब ये तो आरोप हिंडनबर्ग ने अदानी पर लगाया है, जो कि अपना फायदा करने के लिए ऐसे आरोप लगा रहा है, क्योंकि वो अदानी समूह की कंपनियों पे शॉर्ट सेलिंग करके बैठा है। पर क्या ये आरोप सही है, ये जानने के लिए अदानी का जवाब भी देखना होगा, क्योंकि सिक्के के 2 पहलू होते हैं। हमें अदानी का भी जवाब देखना चाहिए ताकि हम उचित फैसला ले सकें। आइए जानते हैं अदानी समूह का इस पे क्या कहना है। अदानी समूह ने हिंडनबर्ग रिसर्च के रिपोर्ट के जवाब में 413 पेज का जवाब दिया है। अदानी समूह ने कहा है कि हिंडनबर्ग ने जो अदानी से 88 क्वेश्चन पूछे हैं, उनमें से 65 का जवाब तो पहले से ही सार्वजनिक है। शेल यानी फर्जी कंपनी चलाने और उन कंपनियों के द्वारा जो बाहर से इन्वेस्टमेंट आया है, उस पे अदानी ने जवाब दिया कि अदानी की सारी कंपनी लिस्टेड हैं और पब्लिक शेयर्स में बाहर से कौन इन्वेस्ट करता है, उस पे उनका कंट्रोल नहीं है। उनको पता नहीं होता कि कौन शेयर्स खरीद या बेच रहा है। ऐसा अदानी समूह ही नहीं, बल्कि कोई भी लिस्टेड कंपनी कंट्रोल नहीं कर सकती है। अदानी समूह ने यह भी कहा कि प्रोमोटर्स द्वारा अपने शेयर्स गिरवी रख के लोन लेना ये पूरी दुनिया में आम बात है और ऐसा करके वो कोई गलत काम नहीं कर रहा है। भारत में क्या सिक्योरिटीज लॉ है और क्या नियम कानून है, शायद हिंडनबर्ग को पता नहीं है। अडानी ने यह भी कहा कि अदानी समूह के प्रोमोटर्स के खिलाफ कोई भी इन्वेस्टिगेशन या कोर्ट केस नहीं चल रहा है। अदानी के सीएफओ जुगेशिंदर सिंह ने अपने जवाब में ये कहा कि हिंडनबर्ग ने अपने रिपोर्ट में जिन तथ्यों को रखा है, उनके जवाब पहले ही सार्वजनिक हैं और ना ही हिंडनबर्ग ने उन तथ्यों का पूरी तरह से जांच किया है और अदानी समूह से संपर्क किए बगैर एक तरफा रिपोर्ट दे दिया है। अदानी समूह ने सभी भारतीय और विदेशी नियम कानून का पालन किया है और उनके लिए प्रतिबद्ध है। अदानी के अनुसार हिंडनबर्ग ने बुरी नियत से और अपना फायदा करने के लिए जानबूझ के चुनिंदा आरोपों को अदानी समूह पर लगाया है, जिससे कि अदानी समूह का नाम खराब हो और हिंडनबर्ग रिसर्च को फायदा मिल सके। अदानी ने रिपोर्ट के टाइमिंग पे भी सवाल उठाए हैं कि ये बदनीयती से जानबूझकर साजिश के तहत अदानी के लाए जाने वाले एफपीओ, जो कि भारत में एक प्राइवेट सेक्टर कंपनी द्वारा लाया गया अब तक का सबसे बड़ा एफपीओ है, उसको नुकसान पहुंचाने के नियत से किया है। और ठीक उसी समय रिपोर्ट रिलीज किया गया है जब कि ये एफपीओ आने वाला था। अदानी ने एक लिखित स्टेटमेंट भी जारी किया है, जिसमें अदानी ने यह भी कहा है कि वो हिंडनबर्ग रिसर्च के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने पर भी विचार कर रहा है। लेकिन इस बात पे हिंडनबर्ग ने जवाब दिया है कि उनके ऊपर वो कानूनी कार्रवाई का स्वागत करते हैं और ये भी कहा है कि इसी बहाने उन्हें और भी दस्तावेज अमेरिका के कोर्ट के माध्यम से मिल जाएंगे, जिन पर उनके लिए अदानी समूह को एक्सपोज करना और भी आसान हो जाएगा। बहरहाल पूरी तरह से सब्सक्राइब होने के बावजूद अदानी ने एफपीओ रद्द कर दिया है और निवेशकों का पैसा वापस करने का निर्णय लिया है। ऐसा फैसला अदानी समूह ने नैतिक जिम्मेदारी और निवेशकों के हित को ध्यान में रखते हुए किया है।
अदानी समूह की कंपनियों के शेयर प्राइस का लगातार गिरना जारी है और हिंडनबर्ग का रिपोर्ट चाहे सच हो या गलत, अदानी समूह का भारी नुकसान तो हो ही चुका है। हमारा मानना है कि हिंडनबर्ग के रिपोर्ट में कुछ भी नया नहीं है। उसने जो भी कहा है वो पहले से ही सार्वजनिक है। हिंडनबर्ग ने बस सभी आरोपों और तथ्यों को एक जगह कंपाइल यानी इकट्ठा करके रिपोर्ट बना दिया है। अदानी समूह के ऊपर आज तक जितने भी आरोप लगे हैं उनका ये बस एक कंपाइलेशन है। इसमें कुछ भी नया नहीं है। कुछ आरोप जैसे कि मॉरिशस, यूएई आदि देशों में अदानी के शेल कंपनी यानी फर्जी कंपनी है, इनका जांच होने पे ही पता चलेगा कि ये आरोप सही है भी कि नहीं। हालांकि आपको बता दे, ऐसे आरोप को साबित करना किसी भी संस्था द्वारा मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। अदानी के भारी लोन के बारे में सभी को पता है और अदानी के बैलेंस शीट्स सार्वजनिक हैं, जिन्हें कोई भी देख और पढ़ सकता है। ऐसा करके अदानी कोई धोखाधड़ी या धांधली नहीं कर रहा है और देश के सभी तय नियमों और कानून के तहत ही वो काम कर रहा है। उसके सारे प्रोजेक्ट्स ओपन बिडिंग द्वारा लिए गए हैं, जो कि कोर सेक्टर के हैं और प्रॉफिटेबल प्रोजेक्ट्स हैं, जो आने वाले दिनों में भारी मुनाफा अदानी को देंगे। अदानी ने अब तक कोई भी डेट या लोन डिफॉल्ट नहीं किया है और उसकी क्रेडिबिलिटी यानी रेटिंग सभी रेटिंग एजेंसी द्वारा अच्छी दी गई है। अदानी कंपनी के शेयर की हाई वैल्यूएशन की बात भी सार्वजनिक है। शायद इसीलिए अदानी कंपनी में रिटेल शेयर होल्डर्स या म्यूचुअल फंड्स का निवेश ज्यादा नहीं है। सभी बैंक्स का भी यही कहना है कि उसने लोन अदानी समूह को आरबीआई के द्वारा तय मानकों के हिसाब से ही दिया है और सभी बैंक्स को तय समय पे किस्तों का भुगतान अदानी समूह द्वारा किया जाता है। अदानी समूह के पास पर्याप्त एसेट्स भी हैं और उन्हें अदानी समूह के विश्वसनीयता पर कोई भी अंदेशा नहीं है। हिंडनबर्ग ने अपने रिपोर्ट में इतने सारे आरोप अदानी समूह पर लगाए हैं और खुले तौर पर यह भी बोला है कि उसने अदानी समूह के लिस्टेड कंपनी के शेयर्स को शॉर्ट किया है। इसके बावजूद उसने अदानी समूह की शिकायत सेबी में क्यों नहीं किया? जाहिर सी बात है कि वो अदानी को बदनाम करके शॉर्ट सेलिंग द्वारा भारी मुनाफा कमाना चाहता है। नहीं तो अगर हिंडनबर्ग के आरोपों में दम होता तो वो सेबी में जरूर अदानी समूह की शिकायत करता। हिंडनबर्ग रिसर्च के रिपोर्ट की टाइमिंग को लेके भी सवाल उठ रहे हैं कि जब अदानी समूह, जो भारत का सबसे बड़ा 20,000 करोड़ का एफपीओ ला रहा था, उसके ठीक 48 घंटे पहले ही इस रिपोर्ट का आना भी शक पैदा करता है और कहीं ना कहीं भारत के इकोनॉमी को टारगेट करने के उद्देश्य से ऐसा किया गया है। जाहिर सी बात है, ऐसा हिंडनबर्ग ने शॉर्ट सेलिंग से पैसे कमाने के लिए किया है और अपने फायदे के लिए अदानी समूह को बदनाम किया है और सोच समझ के अदानी की एफपीओ के पहले इस रिपोर्ट को सार्वजनिक किया है। देखना यह होगा कि क्या आने वाले दिनों में अदानी समूह उसके खिलाफ हुए इस साजिश से उभर पाएगा। गौतम अदानी, जो पहले भी 2 बार अपने जीवन में भयानक मुश्किल भरे परिस्थिति में फंस चुके हैं और सकुशल बाहर निकल चुके हैं, क्या इस बार वो इससे बाहर निकल पाएंगे? और क्या इस हादसे के बाद हर बार की तरह और भी ताकतवर होकर उभरेंगे? आपको बता दें कि गौतम अदानी का अपहरण फिरौती के लिए 1998 में हो चुका है और 26 नवंबर 2008 को मुंबई के ताजमहल होटल पे जब आतंकवादियों ने हमला किया था, तब गौतम अदानी होटल में ही मौजूद थे और बाल बाल बचे थे। अदानी एक बहुत ही बड़ा समूह है और भारत के बड़े बिजनेस हाउसेस में से एक है। उसका बिजनेस देश के कोर सेक्टर जैसे कि पोर्ट्स, कोल, पावर प्लांट, एनर्जी, गैस, ऑयल, इंफ्रास्ट्रक्चर, माइनिंग आदि से जुड़ा है। अदानी समूह के क्षतिग्रस्त होने से देश की अर्थव्यवस्था को हानि पहुंच सकती है। हम आशा करते हैं कि शीघ्र ही अदानी समूह इस मुश्किल दौर से बाहर निकलेगा और देश की तरक्की में पुनः अग्रसर होगा। हमारी संवेदना और शुभकामनाएं गौतम अदानी और अदानी समूह के लगभग 23,000 कर्मचारियों के साथ हैं। इसी के साथ हमारा आज का टॉपिक समाप्त होता है। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज कमेंट करके बताएं। हमारा अगला टॉपिक होगा अदानी समूह पे पैसा लगाने वालों का क्या होगा। एलआईसी और एसबीआई क्या डूब जाएंगे? एसबीआई और एलआईसी के निवेशकों पर हिंडनबर्ग रिपोर्ट का क्या असर पड़ेगा? अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी तुरंत करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों में शेयर करें और हाँ, बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर बार हमारा नया वीडियो आप सबसे पहले देख सकें। धन्यवाद।